बुक का है वो फाइनली आज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और 2 सेक्शंस हमने कवर करने। एक एसिड बेस इक्विलिब्रिया के बारे में है और दूसरा लुइस का कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो पहला टॉपिक है एसिड बेस इक्विलिब्रिया का, उसमें से मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा और वही पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं और उन्हीं को आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है लुइस बेस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो सेक्शन 1.15 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको यू हैव टू नो इट लाइक थ्रू एंड थ्रू। तो पहले ये एसिड बेस इक्विलिब्रिया के बारे में जनरली आप बस ये ध्यान में रखिए कि एक एसिड और बेस जब मिलते हैं तो आपको पता है उससे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनती है। यही हमने पढ़ा ना ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में, एसिड और बेस मिले उससे फिर एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, एक कॉन्जुगेट बेस बनेगी। जो एसिड है उससे कॉन्जुगेट बेस बनेगी और जो बेस है उससे कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, राइट। और हमने ये भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक होगी और जितना बेस स्ट्रांग होगी उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना वीक होगा। अब सवाल ये है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। एसिड से जब इन दोनों से एसिड बेस से एसिड कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं, वो भी तो एसिड बेस हैं, तो वो वापस इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इस तरफ होगा रिएक्टेंट्स की साइड पे या प्रोडक्ट्स की साइड पर होगा? तो ये सेक्शन इससे बहस कर रहा है और इसमें हमारा कंसर्न भी है। एक आसान तरीका इसका ये है कि बस ये जहन में रखिए कि वो एसिड होगा, ये जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें, ये फर्स्ट पैराग्राफ, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन दैट कन्वर्ट्स द स्ट्रॉन्गर एसिड एंड द स्ट्रॉन्गर बेस टू द वीकर एसिड एंड द वीकर बेस। ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर हैं तो उनसे वापस इक्विलिब्रियम वापस एसिड बेस की तरफ होगा, और अगर एसिड और बेस स्ट्रॉन्गर है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस से तो फिर इक्विलिब्रियम उस तरफ ज्यादा होगा। तो यानी जो चीज वीक होगी वो ज्यादा पड़ी हुई होगी, ठीक है। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब क्या है, वो प्रोटॉन बहुत आसानी से डोनेट करता है, तो वो नहीं रहेगा, उससे कॉन्जुगेट बेस बन रही होगी। स्ट्रॉन्ग बेस है उसका क्या मतलब है, वो प्रोटॉन बहुत आसानी से एक्सेप्ट करती है, तो वो फिर नहीं रहेगी, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही होगी ना, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम दूसरी साइड पे ज्यादा होगा। तो this generalization can be stated even more quickly. The reaction will be favorable when the stronger acid is on the left and the weaker acid is on the right. सही हो गया? यानी रिएक्टेंट जब आप इक्वेशन लिख रहे हैं, वैसे तो रिवर्सिबल है ना इक्वेशन, लेकिन उसके बावजूद बस ये ध्यान में रखिए कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेंट्स में है और वीक एसिड्स प्रोडक्ट्स में आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर आपकी प्रोडक्ट्स बनी हुई होंगी, इक्विलिब्रियम ज्यादा उस तरफ होगा, प्रोडक्ट्स की तरफ, राइट। लेकिन अगर वीक एसिड है रिएक्टेंट्स में, तो इसका मतलब वीक एसिड है वो ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, तो कॉन्जुगेट बेस उसकी कम बन रही होगी, वीक एसिड ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं ऐसा तो नहीं, मैं खुद ही बस बोलता जा रहा हूँ। सर वीक रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट्स में उसका जो बेस जो है कंजुगेट बेस वो स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि वो फौरन से प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा और उससे वापस फिर वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मसलन आप एक वीक एसिड की एग्जांपल लेना, जैसे एसिटिक एसिड है, वो एक वीक एसिड है, राइट। अच्छा, वीक एसिड है तो उससे कॉन्जुगेट बेस कौन सी बनती है? वीक एसिड का मतलब क्या है, वो प्रोटॉन डोनेट करता है ना, वैसे एसिड का काम है प्रोटॉन डोनेट करना। तो एसिटिक एसिड जब प्रोटॉन डोनेट करता है CH3COOH, तो पीछे रह जाता है CH3COO एसिटेट आयन, राइट। और अगर मीडियम में जो भी पॉजिटिव वो जो भी कैटायन है, तो अगर सोडियम पड़ा हुआ है तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा या व्हाटएवर जो भी है। लेट मी राइट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। हाँ ईशान, ताकि क्लियर हो जाए। ये जो मैं इस बोर्ड पे लिखता हूँ, इससे आप लोगों को मुश्किल तो नहीं होती, या ये इससे बेहतर है, समझने में आसानी होती है, या इससे मुश्किल होता है समझने में? ऑलराइट, ये देखिए, अच्छा इधर अब मैं वो इधर जाहिर है ये प्रोटॉन डोनर है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कोई है, वो मैं नहीं लिख रहा अभी से, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ एसिड लिख रहा हूँ। ये एसिड है, एसिटिक एसिड, ये एक एसिड है। एसिड का मतलब क्या है, प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा इससे, एसिटेट आयन। ये डोनेट किसको कर देगा, जो भी चीज कोई और होगी, ठीक है, जो कि बेस होगी, मीडियम में पड़ी हुई होगी, या वाटर पड़ा होगा तो वाटर को डोनेट करेगा। तो अगर एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, ठीक है। और अगर करता है और वीक है ये, तो हम कहेंगे इसकी कॉन्जुगेट बेस फिर वीक होगी, स्ट्रांग होगी? स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रांग बेस होने का क्या मतलब है? स्ट्रांग बेस होने का मतलब है कि वो फौरन से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। तो जब एसिटेटाइन स्ट्रांग बेस, इसका मतलब क्या है? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? एसिटेटाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वापस बन जाएगा, राइट। तो ये वीक है, इसका मतलब है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में कम हो रहा है, और वो स्ट्रांग है, इसका मतलब है उस डायरेक्शन से इधर हो रहा है। तो जो भी चीज उधर जा रही है वो वीक है, जो इधर आ रही है वो स्ट्रांग है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा। तो आपको फाइनल उसके अंदर ये ज्यादा मिलेगा और ये कम मिलेगा, ठीक? ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। इसकी जगह पे अगर कोई बहुत स्ट्रांग एसिड हो तो उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे सारा ज्यादा होगा, सारा वो आयोनाइज्ड होगा। समझ आ गई बात? जो वीक होगा बस उसकी तरफ होगा इक्विलिब्रियम। गुड, समझ आ गया। यही है। तो ये पहली बात थी जो हम आपको बताना चाहते थे। तो ये इसकी एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस की। तो ये काइंडली आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। तो ये कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे करते हैं? देखिए, एक तरफ रिएक्टेंट एसिड, अब इस एग्जांपल में एक pKa होगी इसकी, राइट, इसकी रिएक्टेंट एसिड की, और एक pKa होगी प्रोडक्ट एसिड की। अब ये प्रोडक्ट एसिड नहीं है, ये तो कॉन्जुगेट बेस है ना। तो इसके साथ इसको इसने इसका प्रोटॉन जिसने एक्सेप्ट किया होगा, अगर वाटर है तो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसकी क्या pKa है, हाइड्रोनियम आयन की क्या pKa है, जिसकी तो इसकी pKa को उसका, चूंकि ये pKa है ना, यानी pKa का मतलब क्या होता है? Ka pKa क्या होता है? इट्स Ka सर नेगेटिव लॉगरिथम होता है। जी। तो नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब क्या होता है? वो तो कैलकुलेटर में होता है। तो Ka क्या होता है कि अगर जो pKa है ना, ठीक है, 10 to the power minus pKa करेंगे तो Ka बन जाएगा वापस, ठीक है, मतलब वापस उसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, यानी K इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो रिएक्टेंट की pKa है, रिएक्टेंट एसिड की, उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट की pKa के साथ। और वैल्यूज में आसानी पैदा करने के लिए वो pKa नहीं करते बल्कि Ka कैलकुलेट करते हैं ना। तो Ka कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका क्या है? सॉरी, K इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप लेंगे 10 to the minus pKa of reactant acid और इसको डिवाइड कर देंगे 10 to the minus pKa of product acid। ऑलराइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा रिएक्टेंट, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, राइट। और अगर ये वीक एसिड होगा और ये प्रोडक्ट एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ ज्यादा होगा? जब 1 से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो इसका जवाब, इसका मतलब क्या है? 1 से ज्यादा होगी इसका मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पे इक्विलिब्रियम ज्यादा है, और अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स की साइड पे ज्यादा है। समझ आ गई बात? यस सर। ऑलराइट। तो अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, ये बल्कि एक ही बात है जिसको 2 तरह से बताया है, राइट। एक पहली बात हमने ये कही कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है और कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर है तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स की तरफ ज्यादा होगा। इसी को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम लिखने का तरीका क्या है? जो रिएक्टेंट एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि उसकी pKa वैल्यू जो है वो
कम होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की pKa कम होगी, लेकिन pKa नेगेटिव लॉगरिथमिक है तो उसको 10 टू द पावर माइनस pKa करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। उसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट्स की 10 टू द माइनस pKa से तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है अगर, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा होगी। अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की तरफ वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद मैं इस टॉपिक के अंदर से आपको बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, पेज 43 से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बस ये याद रखिए कि वाटर से जिस एसिड की pKa ज़्यादा है वो आप उसे रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और वाटर से जिसकी pKa कम है, राइट, तो वो उसको कहेंगे वीक एसिड। ऑलराइट, तो वो टेबल दिया भी हुआ है आगे, इसमें से आप इसको कंपेयर भी कर लेंगे। पहले बल्कि दिया हुआ है ना, वो जो 3 सफ़ों का टेबल था, राइट, पेज नंबर 34 से लेकर पेज 36 तक। इससे ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, ये pKa वैल्यूज इसमें दी हुई हैं, और उससे ज़रा अपनी ये केमिस्ट्री को ज़रा मैच कर लें थोड़ा सा। ऑलराइट, ये एक एग्जाम्पल भी रिएक्शन की देख लीजिए, ये पेज 43 पे नीचे जो दिया हुआ है, फिनोल और हाइड्रोक्साइड आयन का रिएक्शन, ये नजर आ रहा है आपको? फिनोल और हाइड्रोक्साइड आयन का रिएक्शन। यस सर। तो जब फिनोल और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइन होते हैं तो ये सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन है। फिनोल के बारे में कल हमने पढ़ा था ना, याद है आप लोगों को, कि इसके अंदर जो फेनॉक्साइड आयन बनेगा अगर एक प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से काफी स्टेबल होगा, राइट। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब तो आपको पता नहीं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या कोई भी चीज़ नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव चीज़ के साथ लगी हुई होगी। ऑलराइट, तो ये मैं नेगेटिव चार्ज मिटा देता हूँ सिर्फ बताने के लिए। तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि ये काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर से प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर देगी, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्रीड? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास दूसरी चीज़ वाटर बन जाएगी। गुड। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी या रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे? प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। के 1 के वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है। जबकि उसके मुकाबले में अगर फिनोल का रिएक्शन हो बाइकार्बोनेट आयन के साथ, यही फिनोल है, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, इसका मेटल है। ये भी उसी तरह का रिएक्शन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिनोल के दूसरे ऑक्साइड। सब एग्री करें, सबको ये समझ आ रहा है? यस सर। बिल्कुल वही रिएक्शन है ना जो पिछला वाला था। यस सर। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी, तो फिनोल का तो वही फेनॉक्साइड आयन ही बनेगा जिस तरह पहले बना था, और बाइकार्बोनेट से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, राइट, और फिर O और फिर H। तो ये जो चीज बनेगी ना, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये जो H, ये जो नजर आ रहा है आपको H2CO3, राइट, H2CO3 जो नजर आ रहा है आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और फिनोल इसके मुकाबले में बहुत वीक एसिड है। तो अब बताइए इक्विलिब्रियम किस तरफ होगा?
फिनोल की तरफ इनसाइड पे होगा। फिनोल की फिनोल की तरफ। तरफ रिएक्टेंट। अब मुझे ये बताइए कि जो के एक्विलिब्रियम, वो जो कांस्टेंट एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। 1 से कम होगी, ठीक है। होगी। के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। कम होगी। ये के की वैल्यू आती कैसे? इसकी पी के ए को इसके उससे डिवाइड कर दें, इसके वो के ए को इसके के ए से डिवाइड कर दें, तो ये वीक है, इसका मतलब है इसकी के ए कम है, इसकी के ए ज्यादा है। ऑलराइट, सबको समझ में आ गई? तो खाली जब हम के ए की बात करें, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ए के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो वो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना के ए की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जब हम उसे पी के ए में कन्वर्ट करते हैं, वो नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू, तो वो ऑपोजिट हो जाता है, राइट। तो के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितना एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेकिन पी के ए में जब कन्वर्ट करते हैं तो द अदर वे अराउंड, यानी जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पी के ए की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है जी, तो इससे आपको इतना ही याद रखना है इस सेक्शन पर। जिशान दोबारा सवाल कीजिए, कट गई थी आवाज। कहा कि इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये अब आपको कैसे पता चलेगा? 3 फैक्टर्स हमने आपको बताए हुए हैं। सर एक हाइड्रोजन फ्यूज हुआ है, एक तो पी के ए वैल्यूज आपको, अगर पी के ए वैल्यू आपको बताई भी हो फिर तो आपको पता चल जाएगा ना। मतलब आपको फिनोल की भी पी के ए वैल्यू बताई हुई है और कार्बोनिक एसिड की भी बताई हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन, जिसकी पी के वैल्यू ज्यादा होगी वो वीक एसिड होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कि प्रोटॉन आसानी से डोनेट कर दे। तो जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बोनिक एसिड में जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा आसानी से डोनेट हो सकता है बनिस्बत फिनोल के, ऑलराइट, क्योंकि उसके अंदर वो आगे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, वो भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई हुई है, तो वो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये उन्हीं 3 फैक्टर्स, वो जो स्ट्रक्चर डिटरमिन्स प्रॉपर्टीज वाले वो जो हमने किए थे ना, स्ट्रक्चर कैसे एसिड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, उन्हीं तीनों फैक्टर्स को जहन में रखते हुए। ऑलराइट, आर वी गुड? ऑलराइट जी, अब हम फाइनल टॉपिक इन दिस चैप्टर, लुईस व्यू क्या है एसिड्स एंड बेसिस का। अगर आपको याद हो, हमने शुरू किया था आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से, और हमने कहा था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड वो स्पीशीज है जो कि जब डिसोसिएट हो तो वो प्रोटॉन सॉल्यूशन में छोड़ दे, राइट, डिसोसिएट हो जाए इनटू अ प्रोटॉन। और बेस वो स्पीशीज है जो कि हाइड्रोक्साइड आयन को में डिसोसिएट हो जाए, राइट। उसके बाद हमने लोरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ब्रॉन्स्टेड और लोरी दोनों ने ये कहा कि वो ऐसे डिसोसिएट नहीं हो जाता, बल्कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है किसी चीज़ को। तो वो जिस चीज़ को वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है, वो डोनेट करने वाला प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाता है, और वो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है वो बेस होती है। जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है वो एसिड होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो बेस होता है। और जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो इनकी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होती हैं। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट था। फोकस किस चीज पे है? प्रोटॉन ट्रांसफर पर है, राइट। और प्रोटॉन कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, राइट। लुईस कॉन्सेप्ट में फोकस पॉजिटिव चार्ज पर नहीं है, बल्कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है दो स्पीशीज के दरमियान में, और उनमें से एक एसिड है और बेस है। और अब आप गौर इस पे नहीं कर रहे प्रोटॉन के मूवमेंट के ऊपर, बल्कि आप गौर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर। तो आप किसको एसिड कहेंगे और किसको बेस कहेंगे, ऑलराइट। तो लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनके ऊपर फोकस्ड है। फर्क समझ में आ गया दोनों के फोकस का? ये कोई अलग चीज नहीं है। जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड होगा वो लुईस एसिड भी होगा, लेकिन क्यों होगा ये भी आगे जाके हम देखते हैं। लेकिन हर लुईस एसिड ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड नहीं होगा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है? यानी हर जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड है वो लुईस एसिड होगा, लेकिन हर लुईस एसिड ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड नहीं होगा। क्यों, ये आगे जाके हम देखते हैं। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जब हम प्रोटॉन की मूवमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम ब्रॉन्स्टेड और लोरी की दुनिया में, और लुईस की दुनिया में जैसे ही हम आते हैं तो हम फिर प्रोटॉन्स के बजाय हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये वही लुईस साहब हैं जिन्होंने हमें लुईस फार्मूला लिखना सिखाया था, ठीक है, ये उन्हीं की बात हो रही है।
तो लुइस के मुताबिक ये इटैलिक्स में पहले पैराग्राफ के आखिर में लिखा हुआ है, एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। एंड अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अपोजिट हो गया रोल। उधर एक्सेप्टर जब प्रोटॉन की बात हो रही थी, ज़ाहिर प्रोटॉन की मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की दूसरी डायरेक्शन में। आपको याद होगा भी सही, जो हम रिएक्शन कर रहे थे, जो टिपिकल रिएक्शन हमने किया था, याद है आपको, जो लोरी ब्रॉन्स्टेड के उसमें HBr और वाटर का। एक दफा फिर लिख लेता हूँ। यस जाए इसका हाइड्रोक्सिलिक आयन का रिएक्शन देख लें। ये HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और साथ हाइड्रोक्सिलिक आयन है, राइट। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो HBr में मुझे बताइए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे या ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड चार्जेस होंगे। किसके ऊपर चार्ज होगा और किसके ऊपर नहीं होगा, या दोनों के ऊपर होगा? दोनों और के क्यों होगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव ब्रोमीन नेगेटिव दोनों के ऊपर। अच्छा, ये पार्शियल चार्ज होगा या फुल चार्ज होगा? पार्शियल चार्ज होगा। पार्शियल चार्ज होने की वजह क्या है? नेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ब्रोमीन की तरफ होगा। इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट। और साथ ही ऑक्सीजन है, तो हमने कहा कि ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, ये हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। हाइड्रोजन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन को दे देगा। ये ब्रोमाइड आयन बन गया, निकल गया अलग से, और इधर से वाटर बन गया। ऐसे ही रिएक्शन बनता है ना? यस सर। अब जरा आप ब्रॉन्स्टेड और लोरी के कॉन्सेप्ट के बारे में जरा गौर करें। तो जब आप कहेंगे एक प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की बात हो रही है। अब मुझे बताइए एसिड ये है या ये है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है या हाइड्रोक्साइड आयन? हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड है, क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोजन अपना दे रहा है। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन डोनर है सर। प्रोटॉन डोनर है भाई, ठीक है। प्रोटॉन डोनर डोनर है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसलिए वो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड है। और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम अगर कहें ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एसिड है और ये बेस है, तो अब आप एग्री कर रहे हैं इससे, राइट? एग्री? अच्छा, अब जरा लुइस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात करें तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस होता है। तो आप बताइए लुइस के मुताबिक कौन एसिड है और कौन बेस है? जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो बेस है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। हाँ ठीक है। इस एग्जांपल में कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, हाइड्रोक्साइड या HBr? तो बोलकर अपना माइक म्यूट कर लें, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है भाई। जब बोला करें माइक ऑन करें, फिर उसका फौरन म्यूट करें। तो लुइस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बेस है। तो हाइड्रोक्साइड आयन लुइस बेस भी है और लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस भी है। और इसी तरह HBr लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है और लुइस एसिड भी है। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड इसलिए HBr क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और लुइस एसिड इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस इसलिए कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और लुइस बेस इसलिए क्योंकि वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ये समझ में आ गई बात आपको? यस सर। ठीक है। तो ये पेज 45 में इटैलिक्स में लिखा हुआ है ब्रॉन्स्टेड, ये तीसरा पैराग्राफ बन रहा है। The two reactions, दो रिएक्शंस को छोड़ें, जो इटैलिक्स में उसको अभी आप नोट कर लें। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शंस constitute a subcategory of Lewis acid Lewis base reactions।
यानी जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेसिस हैं वो लाजिमन लुइस और लुइस एसिड बेस भी होंगे। अब मैं आपको ये पर बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर लुइस एसिड ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हो, द अदर वे राउंड सही है, हर ब्रॉन्स्टेड एसिड लुइस एसिड होगा लेकिन हर लुइस एसिड वो ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ एक और एग्जांपल से जो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, इस वाले में और पिछले वाले में क्या फर्क है रिएक्शन में? देखें, हाइड्रोक्साइड आयन वैसे का ही है, वैसे का वैसा ही है। फिर उसके अलावा जो दूसरा कंपाउंड है वो भी एक ब्रोमाइड है, ठीक है, वो ब्रोमीन उसमें लगा हुआ है, ये भी हमें पता है। अच्छा, और ब्रोमीन का बॉन्ड एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से भी बना हुआ है, ऐसे ही है, लेकिन वो एटम हाइड्रोजन नहीं है बल्कि कार्बन है, राइट? तो वही जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ रहा था, यहाँ पर वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा जिसका ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है, क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इससे एग्री, ये नजर आ रहा है आपको? ये एग्री कर रहे हैं इससे आप? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इधर भी वही रिएक्शन होगा, वही जो हाइड्रोक्स, अब वो जो ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप का, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, और कार्बन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देगा। इससे सब एग्री कर रहे हैं? यस सर। यस सर। और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वही वाली, एक तरफ ये वाटर बन जाएगा, नहीं वाटर नहीं बनेगा, नहीं बन हाँ वाटर नहीं बनेगा, नो गिर गया। तो ये जो CH3 ग्रुप है ना, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए, ये CH3 आके लग जाएगा इस हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ और ब्रोमाइड आयन अलग से बन जाएगा। एग्रीड? यस सर। यस सर। भाई सब एग्री कर रहे हैं इससे? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये आवाजें कम आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि सब लोगों को समझ आ रही है नहीं। यस अब मैं सर। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि ज़रा रिएक्टेंट्स को ज़रा भूल जाइए, प्रोडक्ट्स को ज़रा मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें जो मैंने सवाल पूछना है उसको समझने में आसानी हो। सवाल मेरा ये है कि आपने लुइस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर, ठीक है? और मुझे बताइए लुइस एसिड कोई है यहाँ पर, इस इक्वेशन में कोई लुइस एसिड लिखा हुआ है? लुइस एसिड क्या होता है? जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर Electron acceptor. इलेक्ट्रॉन तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इसमें? ये दो चीजें लिखी हुई हैं, ये CH3Br जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, जो ऑक्सीजन उधर से अटैक कर रहा है हाइड्रोक्सिल उसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो हम इसे कहेंगे ये लुइस एसिड है, राइट? ठीक हो गया, ये लुइस एसिड है। और ये जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. यानी कि ये क्या होगा, लुइस बेस होगी। इस बात से सब एग्री कर रहे हैं? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को देखते हैं जरा। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में हम फोकस कर रहे होते हैं प्रोटॉन के ऊपर। इधर कोई प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है? नो डोनेट कोई नहीं कर रहा और एक्सेप्ट भी कोई नहीं कर रहा है ना, प्रोटॉन का कोई एक्सेप्टर डोनर नहीं है। नो मिथाइल ग्रुप जा रहा है ना उधर, प्रोटॉन नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है इधर ये दोनों जो है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड ये बेस नहीं है, लेकिन लुइस एसिड और बेस हैं। सबको क्लियर हो गया ये? सर CH3 के जो हाइड्रोजन होंगे उसको Yes, हम sir. प्रोटॉन नहीं बोल सकते। नहीं, वो CH3 पूरे का पूरा चला जाएगा ना। ब्रोमीन का बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ है या हाइड्रोजन के साथ है? कार्बन। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? कार्बन के ऊपर।
और फिर कार्बन पे। हाइड्रोक्सिलिक आयन फिर किसके ऊपर अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज किसके पास है? कार्बन के पास। तो कार्बन उधर जाएगा और कार्बन ही वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देगा। क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, तो ये दो जो रिएक्शंस हमने लिखे ये आपकी बुक में भी ऐसे किए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। इससे ये बात पता चलती है कि हर लुईस एसिड जो है वो जरूरी नहीं है कि ब्रॉन्स्टेड एसिड हो, लेकिन हर ब्रॉन्स्टेड एसिड लुईस एसिड होगा। ऑलराइट, तो इस बात को उसने एक जुमले में लिखा हुआ है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। पेज 45 थर्ड पैराग्राफ आखिरी सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस इन इटैलिक्स। Bronsted Lowry acid base reactions constitute a subcategory of Lewis acid Lewis base reactions. इसके नीचे लिखा हुआ है उसने कि many important biochemical reactions involve Lewis acid Lewis base chemistry. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये समझ रहे हैं ना, आपको मैं आपको बताऊं आगे रिएक्शंस के मैकेनिज्म बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बहुत सारे। यानी आपको वो ऑक्सोनियम आयन की समझ में आती है, वो कैसे बनता है, जब वो प्रोटॉन उसको मिलता है वाटर से H3O पॉजिटिव कैसे बनता है, ये स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आगे आप बहुत अच्छे कर लेंगे। तो एक एग्जांपल उसने लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन in the presence of the enzyme carbonic anhydrase. तो ये CO2 का दिया हुआ है हाइड्रोक्सिलिक आयन के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बन रहा है। तो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपने वही उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने विड्रॉ किए हुए हैं। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। आखिरी पैराग्राफ है इस चैप्टर का। Lewis bases use an unshared pair of electron to form a bond to some other atom and are also referred to as nucleophiles, nucleus seekers. Conversely, Lewis acids are electrophiles, electron seekers. ठीक है, तो ये टर्म्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी। यानी न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल की टर्म बहुत ज्यादा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज है जो कि एक ऐसे कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ऑलराइट, तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। राइट, और लुईस एसिड्स वो हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, लुईस बेस और लुईस एसिड्स, न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्लियर हो गया जी सबको? Yes, sir. तो हमें Yes, ये sir. सेमेस्टर शुरू किए हुए 5 हफ्ते हो गए हैं और हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हम इधर होते तो हम कोई आपके लिए कोई पार्टी करते, लेकिन अभी हम आपको ऑनलाइन क्या कह सकते हैं। आप ऐसे बी सेक्शन की अभी लैब शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से, राइट? और फिर मैं ख्याल है 2 वीक्स के बाद फिर आप लोगों की होंगी। 2 वीक्स के लिए आए थे ना ये वाले भी? ये वाले Yes, चलें sir. चलें, आप लोग आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई इंटरेक्शन होगा। ऑलराइट, ये अब आगे बुक खोली हुई है सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये समरी दी sir. हुई है सारे सेक्शंस की। जस्ट ऊपर से गुजर जाते हैं ताकि आपको कोई चीज़ जो अगर ना करनी हो तो मैं बता दूं, बाकी तो और कुछ पूछना हो तो आप साथ साथ पूछते चले जाइए। सेक्शन 1.1 की समरी लिखी हुई है, रिव्यू है इसमें ऑफ सम फंडामेंटल नॉलेज अबाउट एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, लीड्स टू अ डिस्कशन ऑफ वेव फंक्शंस, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम्स। हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस की थी 12 इलेक्ट्रॉन्स तक के एटम्स की, राइट? Neutral atoms have as many electrons as the number of protons in the nucleus. These electrons occupy orbitals in order of increasing energy with no more than 2 electrons in any orbital. तो आमतौर पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोगों के जिनसे ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगा वो s और p ऑर्बिटल्स हैं, राइट? s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल यानी बराबर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, जितनी प्रोबेबिलिटी इधर है उतनी इधर है, स्फेरिकली। ठीक है, स्फेयर की शेप है। और जो p ऑर्बिटल्स हैं वो डबल शेप्ड हैं, राइट? ये बनाए भी हुए हैं उसने नीचे। सेक्शन 1.2 में हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि वो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट करता है। फिर हमने ये भी कहा था कि जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे जो एटम्स हैं वो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, क्योंकि उनको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं ना, उससे उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और जो पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पे जो हैं ये वो एटम्स होते हैं जिस तरह हैलोजेंस हैं, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उससे उनका ऑक्टेट हो जाएगा।
जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो उनके एन आइंस बनते हैं, जैसे क्लोरीन का क्लोराइड आयन, और जो प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं जैसे सोडियम, उसका सोडियम आयन पॉजिटिव आयन बनता है यानी कैटाइन। फिर हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कार्बन चूंकि चौथे ग्रुप में है, उसको कैटाइन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करने पड़ेंगे, एन आयन बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये रेयरली होता है, यानी C4- आयन भी और C4+ आयन भी, ये रेयरली आपको कहीं नजर आएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आमतौर पर आयनिक बॉन्ड्स कार्बन के नजर नहीं आएंगे आपको, बल्कि आपको जो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कार्बन की जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होती है? जब दो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद पढ़ा था कि लुईस फार्मूलाज कैसे लिखते हैं, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमने रूल्स पढ़े थे। और हमने कहा था कि ऑक्टेट रूल ये है कि जो सेकेंड रो एलिमेंट्स हैं, जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जिनसे काम आपका होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट, तो इन सारों का जो है सेकेंड रो एलिमेंट्स के अंदर आपको ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करना है, यानी आपके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। ज़्यादातर कंपाउंड्स में कार्बन के 4 बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि कार्बन इससे फिर ऑक्टेट उसका पूरा होता है। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर हमने पढ़ा था कि बॉन्ड्स पोलर कैसे बनते हैं। दो ऐसे एटम्स ने बॉन्ड बनाया वो एक दूसरे के साथ, कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ चला जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि 2 पोल्स बन गए हैं इसके अंदर, एक नेगेटिवली चार्ज पोल, एक पॉजिटिवली चार्ज पोल, डायपोल, राइट, पॉजिटिवली चार्ज पोल, नेगेटिवली चार्ज पोल। तो ये इसको कहते हैं, ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं पोलर बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और आमतौर पर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स होते हैं, एल्केन्स, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनके अंदर सिर्फ एल्केन्स के अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन्स होते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट इक्वली शेयर हो रहे होते हैं, वो नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स वो नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, कोई पोल्स नहीं है, चार्जेस की कोई डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग नहीं हुई भी, इस वजह से वो नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। लेकिन जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव एटम आ जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, ऑक्सीजन, कोई हैलोजन, नाइट्रोजन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी तरफ ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से मॉलिक्यूल में चार्जेस आते हैं और चार्जेस की वजह से रिएक्शंस होते हैं, राइट। फिर ये हमने पढ़ा पार्शियल चार्जेस के बारे में। अगले सेक्शन में हमने पढ़ा फॉर्मल चार्ज, यानी एक एटम के ऊपर पूरा +1 चार्ज है वो, या पूरा -1, या +2, -2, +3, -3, +4, -4, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि एक से हमने स्टिक किया था, मुख्तलिफ तरीक़ों से कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने जिस फार्मूले पे एग्री किया था कि हम उस पर करेंगे और आपने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी, वो ये थी कि आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, जो कि आपको कैसे पता चलते हैं, जो ग्रुप होता है उस एटम का, यानी उस जैसे क्लोरीन है वो ग्रुप 7 में, इसका मतलब उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें से माइनस करेंगे 2 चीज़ों के सम को, वो 2 चीज़ें क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लोन इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, राइट। लोन इलेक्ट्रॉन्स में आप ऐड करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, और ये जो सम आएगा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप किससे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो इससे आपके पास हर एटम का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि लुईस फार्मूला कैसे लिखते हैं, उसके हमने रूल्स पढ़े थे कि सबसे पहले हमें मोलेक्युलर फार्मूला पता होना चाहिए। हमने कहा ये एक्सपेरिमेंटली पता चल जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और कौन कौन से हैं, कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, अगर नाइट्रोजन है तो कितने, ऑक्सीजन है तो कितने, ये मोलेक्युलर फार्मूला होता है, राइट। और मोलेक्युलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? पहले कार्बन के नंबर लिखते हैं, कार्बन लिख के उसके नीचे वो फिर उसके बाद हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाकी एटम्स लिखते हैं, राइट। बाकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन पहले होते हैं। अच्छा, मोलेक्युलर फार्मूला एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। और कनेक्टिविटी भी, कनेक्टिविटी क्या थी कि किस एटम का किस एटम से बॉन्ड बना हुआ है, राइट। तो कार्बन के साथ कार्बन क्या है, या हाइड्रोजन क्या है, या ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, किस एटम, कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है, इसे कनेक्टिविटी कहते हैं। तो मोलेक्युलर फार्मूला और कनेक्टिविटी अगर हमें पता हो, ये 2 चीजें, तो हम उसकी बेसिस पर लुईस फार्मूला लिख सकते हैं। उसका तरीका क्या है, ये हमने सारा पढ़ा था कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सारे एटम्स के हम देख लेंगे ना, काउंट कर लेंगे। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम असाइन करना शुरू करेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब असाइन हो जाएंगे
हम कोशिश करें किसी के ऊपर कोई चार्ज ना आ रहा हो, फिर भी अगर ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो, वो सारा हमने पढ़ा था। और फिर हमने कहा था कि एक से ज़्यादा दो ऐसे कंपाउंड जिनके मोलेकुलर फार्मूला एक ही हों और लेकिन उसके अंदर मोलेकुलर फार्मूला एक ही हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, यानी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स, राइट। आइसोमर्स तो वैसे ये कि मोलेकुलर फार्मूला एक हो लेकिन वैसे डिफरेंट हो। अब उनकी टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं और स्टीरियो आइसोमर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो हैं कि जिनके अंदर कनेक्टिविटी डिफरेंट है, मोलेकुलर फार्मूला सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने अगली चीज़ ये कही थी कि अगर कॉन्जुगेशन होगी मॉलिक्यूल में, यानी अगर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट, या पॉजिटिव चार्ज भी हो और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, राइट, यानी एक सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड हो, उसकी कॉन्जुगेशन हो सकती है किसी भी डबल बॉन्ड के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो जब कॉन्जुगेशन होती है तो असल स्ट्रक्चर जो होता है वो हम फिर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं उसके, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, राइट। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कौन से दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स नहीं होते, राइट। आइसोमर्स तो वो है ना कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, जबकि जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके रूल्स हमने डिटेल में पढ़े थे। लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स असल में क्या है कि अगर आप एक ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, जो असल मॉलिक्यूल होगा वो ना ये होगा ना ये होगा। आइसोमर्स में तो ऐसे है ना कि दो अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक इस तरह का मॉलिक्यूल है, एक इस तरह का मॉलिक्यूल है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ऐसे नहीं है। ये असल अगर हम दो स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, असल जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, यानी ना वो ये है ना ये, बल्कि इनके दरमियान की कोई चीज है। रिमेंबर, घोड़ा गधा खच्चर, राइट। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो खच्चर है, वो जो म्यूल है, वो घोड़े के ज्यादा करीब है या गधे के ज्यादा करीब है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है। इसी के अंदर के कौन सा स्ट्रक्चर का फाइनल जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ज्यादा नेगेटिव एटम पे चार्ज ना, तो वगैरह वगैरह वो आपने देख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सेकंड जो रो के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर तो ऑक्टेट रूल को पूरा करना है, क्योंकि उसके अंदर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स है ना। तो 3 p ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक s ऑर्बिटल में 2 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड रो एलिमेंट्स उनके अंदर सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स नहीं है बल्कि d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, राइट। तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, सही है। जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, इन दोनों की एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई थी, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सल्फर और फास्फोरस आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलेंगे भी, सही, ठीक है। तो जब आप वो लुईस फार्मूला लिख रहे हो तो आप सल्फर और फास्फोरस के ऑक्टेट को एक्सीड भी कर सकते हैं, यानी उसको लुईस फार्मूला लिखते हुए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी असाइन कर सकते हैं, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में, ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ा था, और हमने कहा था कि हम शेप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और वो थ्योरी ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, जितना दूर एक दूसरे से हो सकते हैं उतने होंगे। तो हमने कहा था कि जो सिंपल जो है ना, जिसमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, या 4 बॉन्ड्स हैं या 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर है, यानी 4 ऑर्बिटल्स हैं ना, या 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स हैं, यानी 4 4 हैं। तो ये ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। हमने ज्योमेट्रीज एक्सप्लेन की थी पिरामिडल। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि जब 3 हो ऑर्बिटल्स, और हमने कहा था वैलेंस शेल 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में अगर डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्री कंसिडर करते हुए डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको एक ही बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। तो एल्कीन्स में फॉर एग्जांपल कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं लेकिन उनमें से एक डबल बॉन्ड है, राइट। तो वो डबल बॉन्ड को 2 नहीं बल्कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में एक कंसिडर किया जाएगा, तो इसलिए उसके 3 कंसिडर किए जाएंगे। तो जब 3 हो तो ये 120 डिग्रीज का बन जाता है, राइट। 120 डिग्रीज का मैक्सिमम एंगल बन जाता है। तो हमने कहा था ये ट्रायगोनल और प्लेनर ज्योमेट्री है। और फिर अल्काइंस के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें एक कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के हिसाब से इनके दरमियान मैक्सिमम एंगल 180 डिग्रीज का बन गया, और ये बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ही प्लेन में, राइट। इससे पिछला वाला जो था वो ट्रायगोनल प्लेनर था, और पहला जो था वो बिल्कुल ही टेट्राहेड्रल था, राइट। एक ऐसे, एक कमिंग टुवर्ड्स मी, एक कमिंग टुवर्ड्स यू, और एक बिल्कुल 2 इन द प्लेन ऑफ पेपर, 2 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन दरमियान में है। तो एक प्लेन ऑफ पेपर में, दूसरा प्लेन ऑफ पेपर में, 2 बॉन्ड्स जो है वो प्लेन ऑफ पेपर में है, ना मेरी तरफ आ रहे हैं ना आपकी तरफ आ रहे हैं, ये इधर दरमियान सीधे हैं। एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा होगा ये,
और एक मेरी तरफ आ रहा होगा 109.5। ऑलराइट, फिर हमने उसके बाद मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने किसी बॉन्ड की डायपोल के बारे में पढ़ा था, डायपोल बनता है, लेकिन अब पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट होगी या नहीं, इसके अंदर हमने कहा था एक तो ऑफ कोर्स वो जो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें कार्बन के 2 डबल बॉन्ड बने हुए हैं 2 ऑक्सीजन के साथ, और लेकिन एक वर्ड चूंकि इसकी वो बिल्कुल प्लेनर ज्योमेट्री है 180 डिग्रीज पे, तो कार्बन है उससे एक ऑक्सीजन से इधर जा रहे हैं जितने उसी से दूसरे उधर जा रहे हैं, तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल की मोलेकुलर डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर उसके बाद हमने कर्व्ड एरोज का यूज पढ़ना शुरू किया था, और हमने कहा था कि कर्व्ड एरोज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए शो करते हैं, एटम्स की मूवमेंट के लिए नहीं शो नहीं करते। शुक्र है आप लोग नहीं इधर शो ही हैं, करते। मैं तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ गया कहीं चले ही नहीं गया हूँ, राइट मैं ऐसे ही लगा। नहीं, हम अच्छा अच्छा, आराम से तो जो एरोज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए शो करते हैं। बज़ाहिर लग रहा होता है यार इधर तो एटम वो अटैक कर रहा है, एटम तो अटैक शो करने के लिए तो एटम की मूवमेंट शो करें, लेकिन नहीं, हमने कन्वेंशन सोची हुई है कि केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ, इसकी कोई वजह नहीं, बस ये कि हमने आर्बिट्रेरली तय किया हुआ है कि हमने एरोज से हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करनी है। फिर उसके बाद हम एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे आए थे, क्योंकि इस सारे चैप्टर की थीम ये है कि स्ट्रक्चर डिटरमिन्स प्रॉपर्टीज। आपकी ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अगर पक्के होंगे तो सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर को देखकर प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकेंगे, और हमने इसको अप्लाई भी किया एसिड बेस के केसेस में। और हमने कहा कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहले हमने तफसील से जो पढ़ा वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी डेफिनेशंस थी। प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस है, प्रोटॉन डोनर एसिड है। और फिर हमने ये भी देखा कि स्ट्रक्चर में आखिर क्या चीज़ होगी जो जिसको देख के हम बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा। हमने कहा स्ट्रॉन्ग, ये 3 फैक्टर्स हमने देखने हैं। एक तो हमने देखना है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हाइड्रोजन के साथ दूसरे आइटम की, इसका मतलब है कि वो उसको मुश्किल से छोड़ेगा, राइट। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मुश्किल से छोड़ेगा, इसका मतलब वीक एसिड होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो वो आसानी से छोड़ेगा। और हमने कहा डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, इसका मतलब है एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। दूसरी चीज हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा था, कार्बन का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड होगा उतना ज्यादा पार्शियल चार्ज आ रहा होगा हाइड्रोजन के ऊपर जो एसिड के अंदर है, सॉरी कार्बन नहीं हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का जितना, प्रोटॉन का जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड होगा तो उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उतनी आसानी से जाएगा। और फिर तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था कि जो कॉन्जुगेट बेस बनती है रिएक्शन होने के बाद, अगर वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए हैं, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन सेंटर्ड नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर में कोई कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो गई है। स्टेबलाइज का मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, अब वो जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन आ जाती है, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसका मतलब है सॉरी बेस वीक हो जाएगी, बेस स्टेबलाइज हो गई, यानी एज अ बेस वो वीक हो गई, एज अ मॉलिक्यूल वो इंटैक्ट रहेगी, तो ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि इसकी वीक कॉन्जुगेट बेस है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। तो लेकिन इन तीनों फैक्टर्स में हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पहला फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला। और फिर हमने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एसिड बेस उसका, और हमने कहा कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी उसकी वीक बेस होगी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है फिर 1 से ज़्यादा होगी, और अदर वे राउंड, यानी जब बेस जो कॉन्जुगेट बेस उसकी बन रही है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम होगी और रिएक्शन टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स होगा। और आखिर में हमने लुईस डेफिनेशंस पढ़ी कि जब हम प्रोटॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोकस करें, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में पेयर नहीं था, एक प्रोटॉन था, राइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात कर रहे हैं लुईस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम कहते हैं बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं हम एसिड। और हमने कहा कि जितने भी जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स और बेसिस हैं वो लुईस एसिड्स और बेसिस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लुईस एसिड लुईस बेसिस भी ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेसिस हों, ठीक है, क्योंकि तो ये हमारा सारा जो चैप्टर हमने पढ़ा उसकी समरी भी हमने देख ली। इसके आगे अब प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं, प्रॉब्लम पढ़े हुए हैं, ये कुछ आपने पहले सॉल्व किए थे, कुछ आप अभी सॉल्व करेंगे। तो कल का ट्यूटोरियल है, उसमें आप लोग प्रॉब्लम्स के बारे में, मैं ये नहीं करूँगा कि जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं ये मैं आपके सॉल्व करूँ, ये नहीं होगा कल के ट्यूटोरियल में, लेकिन आपको मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा,
बल्कि मैं आपको कुछ जो आपका क्वेश्चन होगा ना उस प्रॉब्लम के बारे में उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा आपके चैप्टर कौन कौन से करने हैं, सारे ही करने हैं? मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ, मैं लिस्ट कर देता हूँ। तो उसके अलावा इस चैप्टर भी पढ़ें आप पूरा, और इससे भी कोई क्वेश्चन हो यू हैव गॉट द टाइम, ठीक है। तो कल 1 घंटा 2:30 से 3:30 मैं अवेलेबल हूँगा, मैं इधर आऊँगा, क्लास लूँगा। अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, ना करना चाहें तो भी मोस्ट वेलकम। तो नहीं, मैं चाहूँगा कि आप पार्टिसिपेट करें। तो लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, और मैं वो क्विज के बारे में भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन दूंगा कि क्विज कैसे होगा, ठीक है। ओके, तो फिर हम अभी स्टॉप करते हैं, आप लोगों की अगली क्लास का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।